पढ़ेंगे साहित्य में चित्रकला। साहित्य में चित्रकला का अर्थ है कि हमारे साहित्य में चित्रकला कहाँ कहाँ विद्यमान थी और कब चित्रकला अस्तित्व में आ गई और लोगों के बीच में विद्यमान थी, लेकिन लोग इसे जान नहीं पाए कि ये है क्या। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो कला हमारे जीवन में विद्यमान है। तो जैसे महाभारत की रचना है या रामायण की है या हमारे वेद हैं, तो कहीं ना कहीं चित्र बनाने की या चित्र की चर्चा मिली है। तो बस आज इस क्लास में साहित्य में जो चित्रकला है, इसमें हम ये पढ़ेंगे किस वेद में, किस पुराण में या किस पुस्तक में कला से संबंधित बात कही गई है या उससे संबंधित किसी ने चित्र बनाए हैं, और बनाए हैं तो वो व्यक्ति किस तरह का था, कौन था, इसके बारे में पढ़ें। तो आज है पहले साहित्य में चित्रकला। तो भारत में चित्रकला के विकास में बहुत पौराणिक कथा मिलती आई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पौराणिक कथा क्या थी। पौराणिक कथा, कथा के अनुसार हम समझेंगे कि हमारी चित्रकला क्या है, जो कि भयजीत द्वारा रचित पुस्तक थी। ठीक, भयजीत द्वारा रचित पुस्तक थी। पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक चित्रलक्षण थी। क्या थी? चित्रलक्षण। चित्रलक्षण। तो भयजीत द्वारा रचित पुस्तक चित्रलक्षण में हम पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे कि कथा के अनुसार हमारी कला की चर्चा किस विषय में मिली है। तो कथा के अनुसार देखते हैं। कथा के अनुसार बात यह है कि भयजीत या नग्नजीत, इन्हें दोनों कहा जाता है, भयजीत या नग्नजीत। ठीक, भयजीत या नग्नजीत गांधार क्षेत्र के राजा थे। किस जगह के? गांधार क्षेत्र के राजा थे। यानी ये राजा थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी चित्रलक्षण। कथा के अनुसार बात करते हैं अब। कथा में क्या था? तो इनके राज्यकाल में ब्राह्मण पुत्र, इनके राज्यकाल में ब्राह्मण पुत्र, ठीक, यानी किसका पुत्र था? किसी ब्राह्मण का। ब्राह्मण पुत्र के अकाल मृत्यु हो जाने के कारण, अकाल मृत्यु हो जाने के कारण ठीक है, इन्होंने क्या किया? हो जाने के कारण भयजीत तथा ब्रह्मा जी के आदेश पर भयजीत ने योग बल दिखाया। भयजीत हो जाने के कारण भयजीत ने अपने योग बल को दिखाया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ठीक, यानी उस पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई और ये बहुत तपस्वी थे भयजीत, तो इन्होंने अपने योग बल यानी अपनी पूजा और अपनी साधना से ब्रह्मा जी को तपस्या की, और ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर और ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर, भाई जब अगर पूजा करेंगे, बल दिखाएंगे, तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ेगा। प्रकट होने पर तथा ब्रह्मा जी के आदेश पर, ठीक, ब्रह्म लिखिए या ब्रह्मा जी लिखिए, ठीक है, स्तुति उन्हीं के ही की थी। कहीं कहीं ब्रह्म जी का भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्म जी की पूजा की, चाहे ब्रह्म लिख लीजिए। ठीक है, ब्रह्मा जी की पूजा की और तपस्या से उन्हें प्रकट होने पर
विवश किया या प्रकट हुए, ऐसे लिख लीजिए, प्रकट हुए शब्द बना लीजिए, प्रकट हुए। ठीक, फिर उन्हें क्या हुआ, उन्होंने ब्रह्मा जी आदेश पर, यानी ब्रह्मा जी से उन्होंने स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने का। किसको दिया था? भयजीत को। ठीक, भयजीत को ये आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर सकते हो, और जीवित करने के लिए उन्होंने क्या किया था? अब आगे की कहानी देखिए। जब आदेश दिया जीवित करने का, तो भयजीत ने क्या किया? भयजीत ने ब्राह्मण के पुत्र का चित्र बनाया और अब चित्र बना दिया। ब्राह्मण के पुत्र का चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद और इसी में जान डाल दी और इसी को जीवित कर दिया या जीवित किया। ठीक, जीवित कर दिया। ठीक, पृथ्वी लोक की यह, यानी अगर आप पृथ्वी लोक में देखिए तो पृथ्वी लोक का यह पहला चित्र माना गया। ठीक है, तो पौराणिक कथा के आधार पर हम साहित्य कला को समझ रहे हैं। यानी कि एक राजा हुए भयजीत, जिनके द्वारा पुस्तक रची गई थी चित्रलक्षण, और चित्रलक्षण में ही एक कथा का वर्णन है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि चित्र विधान कब चालू हुआ या चित्र पौराणिक कथा में विद्यमान किस रूप में था। तो ये एक कहानी के माध्यम से बताया गया कि भयजीत यानी नग्नजीत जो थे वो गांधार क्षेत्र के राजा थे, और यहाँ एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से उन्हें जो है मनाया या प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद उन्हें वो आदेश ब्रह्मा जी ने दिया कि तुम पुनः उसको जीवित कर सकते हो। उसको जीवित करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? ब्राह्मण के पुत्र का चित्र बनाया और उसी में जान डाली, और यही चित्र अगर देखा जाए तो पृथ्वी लोक का प्रथम चित्र माना गया पुराणों के आधार पर। यानी देवताओं के समय से भी ये चीज विद्यमान रही। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भयजीत द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो वो पुस्तक कौन सी है? चित्रलक्षण, है ना। पृथ्वी लोक पर हम किसे सर्वप्रथम चित्र मान सकते हैं? तो इसी कथा को हम मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ब्रह्मा द्वारा नग्नजीत अर्थात नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसी के आगे ब्रह्मा यानी ब्रह्मा द्वारा ठीक है, ब्रह्मा द्वारा ही नग्नजीत अर्थात नग्नजीत अर्थात नग्न प्रेतों का, प्रेत माने भूत प्रेत वाले हैं। ठीक, प्रेतों पर विजय प्राप्त करने वाले, प्रेतों पर विजय प्राप्त करने वाले की उपाधि प्रदान की। यानी इन्हें एक उपाधि दी गई कि ये नग्नजीत जो हैं ये नग्न प्रेतों के देवता, यानी उन पर विजय प्राप्त की, इसलिए इन्हें नग्नजीत की उपाधि दे दी गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भयजीत किसके शिष्य थे। तो भयजीत विश्वकर्मा का शिष्य था। विश्वकर्मा का शिष्य था। ठीक है,
विश्वकर्मा का शिष्य था, जिसे प्रथम महान चित्रकार माना गया, जिसे प्रथम महान चित्रकार माना गया। ठीक है, यानी प्रथम कौन थे? हाँ, विश्वकर्मा को कला कौशल और भवन निर्माण का विशेषज्ञ कहा जाता है। यानी ये जो विश्वकर्मा थे, इनको हम क्या कहते हैं? तो विश्वकर्मा को कला कौशल और भवन निर्माण, कला कौशल और भवन निर्माण, ठीक। अक्सर पूछता है भवन निर्माण के लिए किसे जानते हैं? तो विश्वकर्मा को भवन निर्माण कला विशेषज्ञ माना गया, कला का विशेषज्ञ माना गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चित्रलक्षण के बारे में। ठीक, जो पुस्तक थी किसके द्वारा रचित? भयजीत के द्वारा। ठीक है, भवन निर्माण कला का अगर देवता आपसे पूछे कौन है, तो विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं चित्रलक्षण। चित्रलक्षण, ये पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? तो चित्रलक्षण किसके द्वारा रचित है? चित्रलक्षण श्री कुमार हैं, उनके द्वारा, श्री कुमार द्वारा रचित। ठीक है, चित्रलक्षण में विस्तार से, ये आप छोड़ दीजिए जरा, इसको हम कंफर्म करके बताएंगे। ठीक है, डाल देंगे आप। चित्रलक्षण में विस्तार से कला के तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। चित्रलक्षण में कला के तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। यानी जो कला के तत्व हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसमें विभिन्न आकृति अनुपात, इसमें विभिन्न आकृति अनुपात, ठीक, विभिन्न आकृति अनुपात तथा रचना विधि की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी इसमें जो है, इस ग्रंथ में जो आकृतियां आप बनाते हो उनके सही अनुपात, ठीक है, और उससे संबंधित जितनी भी विधियां, उनकी चर्चा की गई है। इस ग्रंथ की रचना 6वीं-7वीं शताब्दी में हुई होगी। इस ग्रंथ की रचना 6वीं 7वीं सदी में हुई होगी, सदी में हुई। ठीक है, तंजौर ग्रंथमाला से यह प्रकाशित है। कहाँ से प्रकाशित होती है? तंजौर। हर पुस्तक का कहीं ना कहीं से प्रकाशन होता है ना। तंजौर ग्रंथमाला से प्रकाशित, तंजौर ग्रंथमाला से प्रकाशित चित्रलक्षण मूलतः किस भाषा में है? चित्रलक्षण मूलतः संस्कृत भाषा में है। ठीक है, यानी मान सकते हैं ये संस्कृत भाषा की रचना है। इस ग्रंथ में 3 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 3 अध्याय। ठीक है, 3 अध्याय हैं। तीसरे अध्याय को देखिए। तीन अध्याय हैं।
तीसरे अध्याय में चित्र संबंधित, तीसरे अध्याय में चित्र संबंधित ठीक है, चित्र संबंधित सिद्धांतों की विवेचना हुई है, सिद्धांतों की विवेचना हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले चित्र लक्षण के किस अध्याय में चित्र से संबंधित या चित्र तत्वों की या अनुपात या इन सब आयामों की बात हुई है, तो तीसरे अध्याय में। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हमारा वेद से संबंधित। अब आ जाइए, ये था हमारा चित्र लक्षण। सबसे पहले इसमें कला की चर्चा हुई और कौन था, कौन सी कथा वर्णित थी, जिससे हम मान सकते हैं कि हमारी चित्रकला जो है साहित्य में कहीं ना कहीं विद्यमान है। अब पढ़ते हैं ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद में बात क्या है चित्र से संबंधित? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ये आप कॉमन सेंस के लिए जान लीजिए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद। सबसे प्राचीन है। चित्रकला की चर्चा भी यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ से चित्रकला की चर्चा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऋग्वेद में भी चर्चा हमें प्राप्त हुई है। क्या चर्चा प्राप्त हुई है? तो उस समय, यानी जब ऋग्वेद की रचना हुई उस समय चमड़े पर चित्र अंकित करने की परंपरा थी। चमड़े में चित्र अंकित करने की परंपरा थी। यानी उस समय जो चमड़े की चीजें बनती रही होंगी, बेल्ट वगैरह जो भी यूज करते रहे होंगे, उसमें जो है चित्र कहीं ना कहीं चमड़े में चित्रित किए जाते हैं। और इसकी बात हमें कहाँ से पता चलती है? ऋग्वेद के संदर्भ में। यानी जहाँ पे ऋग्वेद लिखा गया है तो ऋग्वेद में ऐसी कोई कथा है जहाँ पर इसका वर्णन किया गया हो। इसके बाद यज्ञशालाओं के बारे में जानिए। यज्ञशालाओं, जो यज्ञशाला बनती थी, यज्ञशालाओं को चौखटों और स्तंभों पर, चौखटों और स्तंभों पर, यानी चौखट बनी होती है ना, चौखट और स्तंभ, खंबे पर स्त्रियों के चित्र बनाने की बात कही, पर स्त्रियों के चित्र बनाने की बात कही गई। ठीक है, यानी जो खंबे और चौखट यानी दीवालों में डिजाइन बनती थी, जो खंबे बने होते थे, उसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों का चित्रण होता था। यानी कला तब भी विद्यमान थी। जो उषा और रति देवी, किसके चित्र रहते थे? तो जो उषा और रति देवी के चित्र हैं। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद में वरुण और मित्र, इसके बाद ऋग्वेद में वरुण और मित्र का सहस्त्र स्तंभों वाला, मित्र का सहस्त्र माने सहस्त्र, 100 सहस्त्र स्तंभों वाले भवन का स्वामी बताया गया। सहस्त्र स्तंभों वाले भवन का स्वामी बताया गया।
यानी उस समय जो स्तंभ भी बनते थे ना वो बहुत रचनात्मक बनते थे और उनमें भी कोई ना कोई अलंकरण, कोई ना कोई डिज़ाइन होती थी। तो ये वरुण और मित्र थे जो इनका भवन था, उसमें सहस्त्र यानी 100 से भी अधिक या 100 के आसपास भी स्तंभ बने थे जिनको उनका मालिक या स्वामी बताया गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला और कहाँ कहाँ है। अब बात करते हैं महाकाव्यकालीन, यानी साहित्य में जो महाकाव्य लिखे गए हैं, महाकाव्य कालीन या चित्रकला लिख लीजिए, कालीन चित्रकला, चित्रकला यानी महाकाव्य जो हमारे हैं, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, इनमें कला कहाँ विद्यमान थी, कला की चर्चा कहाँ हुई है। तो पहले हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, महाभारत को देखते हैं। महाभारत, महाभारत की रचना समथिंग माना गया है 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास। 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में यह लिखी गई। ठीक, महाभारत में रूप भेदों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला गया। यानी महाभारत में रूप भेद क्या है, कोई बताएगा? महाभारत में रूप भेदों, जल्दी से याद करिए, रूप भेदों की भिन्नता पर प्रकाश डाला गया। भिन्नता पर प्रकाश डाला गया। रूप भेदों की भिन्नता पर प्रकाश डाला गया जो कि 19 प्रकार के बताए गए, जो कि 19 प्रकार के बताए गए। ठीक है, रूप भेद, आप सब लोगों के रूप अलग अलग है ना, एक तो नहीं है किसी का रूप किसी से मिलता हो। मिलने का ये मतलब नहीं होता कि हूबहू होगा, वो तो जब जुड़वा पैदा होंगे तो ही मिलेगा। बाकी नाना प्रकार के रूप है ना, सबके अलग अलग रूप हैं, तो वही रूप की बात हो रही, चेहरे के रूप की बात हो रही। रूप भेद यानी उनके अलग अलग प्रकार, ये बात हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो जो रूप भेद की चर्चा की गई थी महाभारत में, उसमें कितने प्रकार बताए गए? 19 प्रकार की बताए गए। ठीक है, महाभारत में एक कहानी भी मिलती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। महाभारत में सत्यवान के संबंध में बताया गया है। महाभारत में सत्यवान के संबंध में बताया गया है। यानी सत्यवान की एक कथा है कि उसे बचपन में घोड़े का बहुत शौक था, कि उसे बचपन में, कथा लिख लीजिए यहाँ, महाभारत में सत्यवान के संबंध में बताया गया है कि उसे बचपन में घोड़े बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। ठीक है, यानी वो घोड़ों को बहुत पसंद करता था और बहुत शौक था उनका, और वह मन में, यानी वह वन में माता पिता के साथ जब वह अपने माता पिता के साथ वन में जाता था या वन में रहता था, माता पिता के साथ रहते हुए मिट्टी के घोड़े बनाता था। अब देखिए, सत्यवान जो हैं, उनका जो बचपन में क्या था शौक, घोड़े बहुत पसंद थे, घोड़ों के प्रति बहुत शौक था उनका। तो उन्होंने कला किसी से नहीं सीखी,
यहाँ वर्णन ये नहीं किया गया कि सत्यवान को चित्रकला किससे आती थी, ये उनके पास गॉड गिफ्टेड था, यानी उनको रुचि थी। और रुचि के अनुसार उन्होंने क्या किया, बचपन में जब वो मिट्टी में खेलते थे अपने माता पिता के साथ वन में, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के घोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाते रहो, यानी कि उस समय भी लोगों की आत्मा या मन में कला विद्यमान थी। और जो ये चर्चा मिलती है महाभारत के संबंध में कि सत्यवान मिट्टी के घोड़े पसंद करते थे और बनाते थे, तो इसका मतलब कला साहित्य में भी विद्यमान थी। फिर इन्होंने भित्ति पर भी चित्र बनाए, भित्ति यानी दीवार पर, ठीक है, भित्ति पर घोड़े के चित्र बनाए, ठीक है। इनको शौक था तो इन्होंने भित्ति यानी दीवार पर बनाना चालू कर दिया था, जिस कारण इनका नाम चित्रासव पड़ गया। क्या पड़ा, चित्रासव पड़ा। अश्व आ रहा है ना, चित्र अश्व, अर्थ यही निकलेगा, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, चित्रासव। अश्वों का या घोड़ों का चित्र बनाने वाला, अर्थ ये निकलेगा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, चित्रासव। अब बात करते हैं यहीं पर एक दूसरी कथा की। ये पहली कथा थी जिससे हम जाने कि कला साहित्य में कहाँ कहाँ उल्लिखित है या विद्यमान है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा दृश्य या दूसरी कथा। इस दूसरी कथा में हम क्या जानेंगे, तो यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा है। उषा और अनिरुद्ध की एक प्रेम कथा का प्रसंग है ना, यानी इनके प्रेम की एक कहानी मिलती है और उसी कहानी पे देखते हैं क्या है। तो इस कथा में राजकुमारी उषा, कौन है ये, राजकुमारी उषा, ठीक है। राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक सुंदर, राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा। देखिए सपना देख रही हैं, सपने में ही किसकी गणना कर ली, राजकुमार को। 7 वाटिका में विहार करते हुए देखा, अपने आप को क्या देखा और 7 में वाटिका विहार करते देखा, यानी उन्होंने ऐसा सपना देखा कि वो राजकुमार युवक है साथ में, जिसके साथ में वाटिका में यानी उद्यान या पार्क जिसे आप कहते हो, आराम से घूम रही हैं वहाँ, ठीक है। तो वहाँ घूम रही हैं ऐसा इन्होंने देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। फिर यहीं उनको क्या हो गया, प्रेम, और वह उससे प्रेम करने लगी। यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि ये कहानी अब बन रही है। अब भाई स्वप्न में देखा है, फिर प्रातः जाग कर राजकुमारी उषा, प्रातः जाग कर राजकुमारी उषा, अब जाहिर सी बात है आप सुबह जब उठेंगी तो सपना तो टूट जाएगा। उषा युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। उषा युवराज, ठीक है, युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। अब एकांत में आप चले जाओगे तो आपके आसपास लोग होंगे तो उनको लगेगा आखिर बात क्या हो गई। तो जब इस स्थिति का पता जब
इस स्थिति का पता उनकी परिचायिका को पता चला, परिचायिका को पता चला अब देखिए, परिचायिका को उनकी इस स्थिति का पता चला तो उसने समस्त महापुरुषों, अब ये घटना पता चल गई। अब आपकी सहेली को ये घटना की पता चल जाए तो आपकी सहेली यही सोचेगी, यानी परिचायिका, कि जो हमारी राजकुमारी है दुखी है तो कारण क्या है। तो पहले उन्होंने कारण पूछा होगा रानी से, समझा होगा। आदत होती है दोस्तों की कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अब ये परिचारिका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। क्या सॉल्व करेगी? परिचायिका को जब उनकी इस स्थिति का पता चला तो उसने क्या किया, तो उसने समस्त ठीक है, समस्त महापुरुषों, युवराजों, समस्त महापुरुषों, युवराजों, ठीक है, व देवताओं के छवि चित्र बनाए। अब देखिए, जाहिर सी बात प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस समय क्या था, कैमरे वैमरे तो थे नहीं ना, कि गूगल था कि इंस्टाग्राम था कि पता चल जाए कौन था जो आया था स्वप्न में, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो उस समय जो चित्र बनाया उनकी परिचायिका में, तो अब आपको ये मानना चाहिए कि इस घटना से हमें ये पता चलता है कि उस समय भी चित्रण कार्य होते थे, चित्रकला विद्यमान थी। इसीलिए उषा की जो परिचायिका थी उसको ज्ञान होगा, तभी उसने महापुरुषों को, जिनको वो जानती थी, या उनके बताने के अनुसार कि ऐसी आँख थी, ऐसी नाक थी, ऐसा मुंह था, शायद उन्होंने चित्रण किया हो। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे चित्र तैयार करे और उषा ने स्वप्न में देखा राजकुमार का चित्र पहचान में। जब इन्होंने चित्र बनाया तो उषा ने राजकुमार का चित्र पहचान लिया। अब जब चित्र पहचान लिया तो ये थे कौन, तो ये चित्र पहचान लिया जो कौन थे, जो कृष्ण के प्रपौत्र कौन थे, प्रपौत्र अनिरुद्ध थे। शुरू में ही बताया है कि उषा और अनिरुद्ध की प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो इस प्रेम प्रसंग से ये पता चला कि साहित्य में, यानी हमारी जो ये महाभारत है, इसमें एक उषा और उनकी परिचायिका की जो घटना है और अनिरुद्ध की प्रेम कथा से ये पता चलता है कि यहाँ भी चित्रकला विद्यमान थी। अब यहीं से एक और दृश्य मिला है जिसे हेडिंग डाल के लिख लीजिए, अन्य प्रसंग। ये बहुत पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि उषा और अनिरुद्ध की कथा कहाँ वर्णित है, तो महाभारत में है। और उषा जो चित्र बनाया था तो किसका बना था, अनिरुद्ध का बना था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो अन्य प्रसंग है ये महाभारत की सभा पर्व से है। देखिए, जो महाभारत है इसमें पर्व भी है, 18 पर्व है। ठीक है, 18 में एक सभा पर्व है। इस सभा पर्व में एक घटना है, इसमें युधिष्ठिर की सभा का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। इसमें युधिष्ठिर की सभा का बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग में है क्या, तो सभागृह के संबंध में कहा गया है। सभागृह के संबंध में, सभागृह के संबंध में, ठीक है, सभागृह के संबंध में लिखा है कि सभा भवन की दीवार पर
सभा भवन की दीवार पर। सभा भवन की दीवार पर दरवाजा दिखाई देता था। दरवाजा दिखाई देता था। ठीक है, यानी एक सभा भवन दिखाया गया है जिस भवन की दीवार पर दरवाजा दिखाई देता था। वह वस्तुतः दरवाजा नहीं रहता। वह वस्तुतः दरवाजा नहीं रहता। ठीक, मतलब दरवाजा नहीं है। और जहां नहीं दिखाई देता था, और जहां नहीं दिखाई देता था, मतलब जहां नहीं था, जहां नहीं दिखाई देता था वहीं पर दरवाजा था। वहीं पर दरवाजा था। ठीक है, जहां नहीं दिखाई देता था वहीं पर दरवाजा था। ऐसा स्थान पर किसको भ्रम हुआ? ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थान पर ऐसे स्थान पर दुर्योधन को, किसको, कौन दुश्मन था? दुर्योधन को भ्रम हुआ। ठीक है, किसको भ्रम हुआ? ऐसे स्थान पर दुर्योधन को भ्रम हुआ। यानी जो दुर्योधन थे, यानी जब सभा का है तो यानी ये जो सभा पर्व है उस समय वो द्रुत क्रीड़ा चल रही थी। ठीक है, वहीं की एक घटना का प्रसंग है कि सभा तो, भवन तो बना था लेकिन दरवाजा ऐसे बनाया गया था, यानी कि उस दरवाजा की ऐसी पेंटिंग भी तैयार की होगी। एक तो दरवाजा होगा, दूसरा उसकी दीवार में वो जो दरवाजे की पेंटिंग तैयार की गई उससे ऐसा भ्रम हुआ कि मानो यह दरवाजा है, जिससे दुर्योधन को भ्रम हुआ और ये इससे लड़ गए। ठीक है, यानी वो धोखे में आ गए। यानी उनको धोखा देने के लिए भी या लोगों को धोखा देने के लिए यह भ्रम पैदा किया गया। इसके बाद अन्य घटना देखते हैं। तो इससे समझ रहे हो ना, चित्रकला महाभारत में भी विद्यमान थी लोगों को धोखा देने के लिए। एक आपने और भी सुनी होगी घटना, जब दुर्योधन, उनको युधिष्ठिर को राजपाट मिल जाता है तो वो जब जाते हैं, दुर्योधन जाता है तो एक पानी का बनाया जाता है ना, जो आने से पहले तो ऐसा लगता है ये कालीन है, पर वो कालीन नहीं होती, वो उसी में गिर जाता है और उसका हास्य होता है। ठीक है, यानी उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यहीं पर एक दृश्य और है, एक अन्य प्रसंग में देखिए क्या है। तो एक जगह इस फटिक, एक जगह इस फटिक कोई बताएगा क्या है? भूमि बनाकर, उसमें भूमि बनाकर उसमें, ठीक है, उसमें ऐसी कला दर्शाई गई, ऐसी कला दर्शाई गई, ठीक है, ऐसी कला दर्शाई गई कि वहां पानी का आभास हो, कि वहां पानी का आभास हो। जल्दी बताओ, आभास हो। और सभागृह को बनाने वाला, सभागृह को बनाने वाले, सभागृह को बनाने वाले कारीगर को फारस से बुलाया गया था। कारीगर को फारस से बुलाया गया। मणि सुनिए, स्फटिक मणि कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी झलकती है, इसलिए स्फटिक को लिया गया है, दर्शाया गया। यानी वो ऐसी जमीन बनी है, ऐसा उसमें दिखाया गया है ट्रांसपेरेंसी, मानो लगेगा कि पानी भरा हुआ। आप लोग कभी कभी, अब तो 3D चलने लगा है, आप देखो ना कहीं कहीं पर ऐसे चित्रण हो जाता, लगता है कि जैसे बिल्कुल पानी भरा है।
बस वही बात कही गई है। तो ये था साहित्य में कला। महाभारत के आधार पर आपने पढ़ी कि महाभारत में साहित्य कला कहाँ कहाँ विद्यमान थी। अब इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रामायण में हमारी कला को कहाँ कहाँ विद्यमान दिखाया गया है, कौन कौन सी घटना मिली है जिससे हमें कला का परिचय मिलता है।